हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। आइए, तो हम कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम ये हेडिंग डाल देते हैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी की बुक में। तो इसको हमने शुरुआत करी थी कल और एक्सरसाइज 1.1 भी हमने कर ली थी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें बात करनी है अर्गेंट प्लेन की और आज हम बात करेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन की। तो सबसे पहले हम चलते हैं अर्गेंट प्लेन में। अर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हैं, ARGAND, अर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ये जो x प्लस आयोटा वाई है, इसमें x और y यूनिक नंबर्स हो गए हैं। इसका मतलब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं या समझने के लिए इसको x, y भी हम लिख सकते हैं। अब आप आइए, हम एक कार्टेशियन सिस्टम में जिस तरीके से हम एक बनाते थे, प्लेन बनाते थे x और y कोऑर्डिनेट, वही हम यहाँ पे बनाते हैं। तो हमने क्या किया, इस तरीके से ड्रॉ किया। ये हमारी x एक्सिस है और इधर हमने y एक्सिस को ड्रॉ किया। सो दिस इज योर, वी कैन से इट एज x एक्सिस और इस साइड में x डैश लिख सकता हूँ। इधर ये y एक्सिस हो गया एंड दिस इज y डैश। अब ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसी को हम बोल रहे हैं और इसी को हम अर्गेंट डायग्राम बोल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज अर्गेंट डायग्राम, अर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब इस प्लेन के अंदर, इस अर्गेंट डायग्राम के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सो दिस ऑल आर पॉइंट्स। ये जो मैं यहाँ पे इस तरीके से डॉट 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 लगा के ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस ऑल आर पॉइंट्स। जिस तरीके से जब हमने रियल नंबर को पढ़ा होगा, जिस भी क्लास में हमने पढ़ा है, तो हम ये जानते हैं कि एवरी रियल नंबर इज ए पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन। ये अगर हम अपनी रियल नंबर लाइन बनाते हैं, दिस इज रियल नंबर लाइन, ये 0 हो गया, इधर आपका 1 है, इधर आपका 2 है, इस तरीके से -1 -2, दिस इज योर रियल नंबर लाइन। इस नंबर लाइन के ऊपर हर पॉइंट एक रियल नंबर है। देयर इज नो गैप बिटवीन टू रियल नंबर्स और हर रियल नंबर इस लाइन का एक पॉइंट है। तो ये आपस में कोरिलेशन है। इसी तरीके से इस अर्गेंट प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में हर पॉइंट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। अब मान लेते हैं कि x और y हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है x, y, या अगर हम ये कहें कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लेते हैं मैं लिखता हूं z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किधर आएगा, इस चीज को अब मुझे देखना है। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से मैंने फिर से बना दिया है ये आपके लिए एक कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये जो x एक्सिस है, इसको हम रियल एक्सिस भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रियल एक्सिस। और इस y एक्सिस को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर इमेजिनरी एक्सिस बोल देते हैं, इमेजिनरी एक्सिस एंड रियल एक्सिस, इस तरीके से भी बोल सकते हैं या एक्स वाई से भी डिनोट कर सकते हैं। अब x एक्सिस में अगर ये पॉइंट 2 है और y एक्सिस में ये पॉइंट आपका 3 है, तो ये आपका बन गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर z
ये कितना हो गया 2 + 3 आयोटा। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं मेरे पास z इज इक्वल टू -2 + 3 आयोटा है, तो -2 तो इधर आ जाएगा मेरा, तो ये वाला इधर ये बन जाएगा मेरा -2 + 3 आयोटा। और इधर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम z को क्या ले सकते हैं, z इज इक्वल टू -2 - 3 आयोटा। तो दोनों ही कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। सो दिस इज -2 - 3 आयोटा। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या आ जाएगा, 2 - 3 आयोटा। z इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा, मतलब x तो पॉजिटिव हो गया, y आपका नेगेटिव है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका बनेगा दिस इज 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। तो इस तरीके से हम जो है इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में या अर्गेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी पॉइंट इन दिस प्लेन इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस प्लेन के अंदर हर पॉइंट, चाहे वो एक्सिस पे है चाहे वो एक्सिस पे नहीं है, वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, इस प्लेन का एक पॉइंट हो गया। अब आप देखिए ये जो एक्स एक्सिस है इसको हमने रियल एक्सिस बोली है, तो इसके ऊपर सारे रियल नंबर्स होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, एवरी रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट बनेगा, रियल नंबर्स का सेट, उसका सबसेट बन जाएगा। इन अदर वर्ड्स वी मे से दैट अ रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अर्गेन डायग्राम में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या है कि मान लेते हैं कि मैं एक बार फिर से बनाता हूं, यहां पे आप इस चीज को देखिए। एक बार फिर से मैं ये कॉम्प्लेक्स प्लेन को बना रहा हूं, तो ये कैसे बनेगा, ये बनाया मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन अपना, और अगर ये कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर p हो गया, इसको अगर मैंने डिनोट कर दिया एक्स वाई से, और कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब अगर हम ये ओरिजिन से p को ज्वाइन कर देते हैं, ओरिजिन से p को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ओरिजिन तो आपको मालूम ही है 0 0 होता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी अगर आप लगाओगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये मिलेगा मुझे। तो यही आपका क्या हो जाता है, मॉड जेड हो जाता है, मॉड्यूलस ऑफ जेड, जिसको हमने पहले डिफाइन भी किया हुआ था अपनी पिछली क्लास के अंदर, कि मॉड जेड हमारा कितना हो गया, मॉड जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इतनी चीजें हैं जो आपको अभी समझने की हैं। आइए अब हम बात इसमें करते हैं, पोलार फॉर्म की हम बात करते हैं, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। पोलार फॉर्म के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब इसके अंदर हम अपनी टॉपिक नाम दे रहे हैं मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। पोलार फॉर्म भी है साथ में, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और साथ में पोलार फॉर्म भी हम लिख देते हैं। इनके बारे में हमें डिस्कस करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। तो अब आपको ये मालूम है कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन, मैं साथ के साथ में लिखते भी जाता हूं आपके लिए, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन इन द फॉर्म, पहला पॉइंट, अ कॉम्प्लेक्स नंबर is written in the form z is equal to x plus iota y।
दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब इसके अंदर द मॉड्यूलस ऑफ जेड इज, सेकेंड पॉइंट, द मॉड्यूलस MODULUS, modulus of Z is, mod Z is equal to, इसको हम R से डिनोट करते हैं तो R भी लिख दिया मैंने, और इसकी वैल्यू क्या होती है जैसे अब तक आपको मैंने बताया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब उसके बाद बात आती है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की। द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज डिफाइंड एज ARGZ, हम इसको लिख देते हैं ARGZ इज इक्वल टू, इसको थीटा से डिनोट करते हैं हम, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, tan इनवर्स y बाई एक्स। भाई जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में या आर्गन डायग्राम में प्लॉट करेंगे तो उसके अंदर कुछ y की वैल्यू होगी, कुछ x की वैल्यू होगी, उसको डिवाइड करके उसका tan इनवर्स निकाल लेंगे तो उससे मुझे क्या मिल जाएगी, थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, कितना थीटा बना रहा है, जिसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब एक चीज आपको यहाँ पे नोट करनी है, नोट, when calculating theta you must take account of the quadrant in which z lies। when calculating theta you must take account of the quadrant in which z lies। भाई z जो है किसी ना किसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो उस चीज को आपको नोट करना है। अभी हम आपको वर्किंग रूल्स भी लिखवाएंगे कि किस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब क्या है कि जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हैं तो उसका एंगल जो है कुछ भी हो सकता है, भाई 30 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया, या अगर एक रोटेशन पूरा हो गया है ट्रिग्नोमेट्री में तो उसके बाद वो रिपीट भी कर सकता है। तो कई सारी वैल्यूज आती हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक हम डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ARGZ एंड इज यूनिक वैल्यू ऑफ जेड। अब हम एक यूनिक वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि कई सारी वैल्यूज आ सकती हैं, क्योंकि अगर रोटेशन एक रोटेशन से ज्यादा हो गया जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता है तो कई वैल्यूज आती हैं, तो हम एक यूनिक वैल्यू ले रहे हैं, इज डिनोटेड बाय आर्ग्यूमेंट जेड एंड इज यूनिक वैल्यू ऑफ argument z such that, अब ये किसके बीच में लाई करना चाहिए, माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करना चाहिए। माइनस पाई इज लेस देन आर्ग्यूमेंट z इज लेस देन और इक्वल टू पाई, पाई इंक्लूडेड है और माइनस पाई इंक्लूडेड नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर हम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को माइनस पाई और पाई के बीच में निकालते हैं, इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हम बोलते हैं। अब एनसीईआरटी के अंदर इस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को ही हम आर्ग्यूमेंट मान के चल रहे हैं,
अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड, तो हम जो भी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालेंगे वो एक्चुअली में हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की ही वैल्यू निकालेंगे। हम माइनस पाई से पाई के बीच की ही वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार अगर हमने मॉड जेड निकाल लिया है, एक बार हमने आर्ग्यूमेंट निकाल लिया है, तब पोलार फॉर्म हम लिखते हैं। तो वो पोलार फॉर्म आपका क्या होता है? पोलार फॉर्म ये आर थीटा का रिप्रेजेंटेशन है। आर मतलब मॉड्यूलस, थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट। तो इसको हम लिखते हैं जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलार फॉर्म लिखते हैं। तो हम यहाँ नंबरिंग कर देते हैं। पहला पॉइंट हो गया ये दूसरा पॉइंट हो गया, हमने डिस्कस किया है, ये तीसरा पॉइंट हो गया, और ये चौथा पॉइंट हो गया हमारा, जिसको हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोला है, और पोलार फॉर्म को हम कह देते हैं ये हमारा पांचवा पॉइंट हो गया। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 और Z2। For any two complex numbers Z1 and Z2, for any two complex numbers Z1 and Z2, पहली चीज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 ये होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। इसी तरीके से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 ये होता है आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। आर्ग्यूमेंट को कभी कभी हम एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं। तो आइए, ये हमने अभी पढ़ा, इतनी चीजें हमने पढ़ी हैं। अब हम किस तरीके से हमें अपना मॉड्यूलस, हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है, किस तरीके से थीटा को हमें कैलकुलेट करना है, वो हम देखते हैं अगले पेज में। तो यहाँ पे भी हम डाल देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से डाल देते हैं हेडिंग। अब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे मॉड्यूलस z, जिसको हम r भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप क्या कैलकुलेट करोगे? अब आप एक चीज ये कैलकुलेट करोगे, एक हम अल्फा को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो आप लिखिए यहाँ पे, चलिए पहले मैं आर्ग्यूमेंट z भी लिख दे रहा हूं। आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। ये मैंने आपको पिछले पेज में भी लिखवा चुका हूं मैं। अब इस थीटा को कैलकुलेट करने के लिए एक हम अल्फा को डिफाइन कर रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे लेट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। ये अब हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो इस tan इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2, 2/3, √3/1, 1/√3। जो भी चीज है tan इनवर्स के अंदर मुझे पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी। इसका मतलब अल्फा कैसा हो गया हमारा? अल्फा मेरा हो गया एक एक्यूट एंगल। अब मुझे आर्ग्यूमेंट z और थीटा की वैल्यू निकालनी है। आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू थीटा। अब ये डिफरेंट केस बन जाएंगे। आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू अल्फा। ये अल्फा होगा इफ z बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर z हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 2 + 3 आयोटा है। अगर आपको क्वाड्रेंट को चेक करने में प्रॉब्लम आ रही है तो रफ में एक बार आप प्लॉट करके देख लीजिए। जब आप प्लॉट करके देख लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि z किस क्वाड्रेंट में है, और इसी की वैल्यू आपकी हो जाएगी पाई माइनस अल्फा। इफ z बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट,
इस चीज को समझना बहुत जरूरी है और इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा माइनस पाई if z belongs to third quadrant and this is equal to minus alpha if z belongs to fourth quadrant। तो ये अब आप समझ गए हैं कि थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट z की वैल्यू को हम अल्फा ही ले लेंगे अगर z पहले क्वाड्रेंट में आता है, एग्जाम्पल के तौर पे 2 प्लस 3 आयोटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका हो जाएगा -2 प्लस 3 आयोटा, तब हमारी थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस अल्फा, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अल्फा माइनस पाई हो जाएगी -2 माइनस 3 आयोटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 2 माइनस 3 आयोटा जैसे केसेस में थीटा की वैल्यू बन जाएगी माइनस अल्फा। अल्फा क्या है? tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। ये चीजें तो तब हो गई जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किसी क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट की बजाय एक्सिस में हो। जब एक्सिस में होता है उस केस के अंदर हम किस तरीके से आर्ग्यूमेंट z या थीटा निकालेंगे? तो अब आप लिखिए आर्ग्यूमेंट z थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री 0 radians if z belongs to positive x-axis, if z belongs to positive x-axis। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 2 प्लस 0 आयोटा, 2 मतलब 2 प्लस 0 आयोटा, 3 हो गया, 5 हो गया। उसको जब हम प्लॉट करेंगे तो वो किस पे आना चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आना चाहिए। इसी तरीके से आर्ग्यूमेंट z या थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी पाई बाई 2 इफ z belongs to पॉजिटिव y एक्सिस। पॉजिटिव y एक्सिस पे है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाई 2 हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, उस केस के अंदर कितना हो जाएगी इसकी वैल्यू? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो इसकी वैल्यू हमारी बन जाएगी पाई इज इक्वल टू पाई इफ z belongs to negative x axis and this is equal to minus pi by 2 if z belongs to negative y axis। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट्स में है उस केस के अंदर ये अल्फा पे डिपेंड करता है, तो अल्फा के हिसाब से आपके आर्ग्यूमेंट z निकलेंगे। और जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किसी एक्सिस के ऊपर है, किसी भी एक्सिस के ऊपर है, उस केस में हमें अल्फा का कोई काम नहीं है। उस केस में हम डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट z लिखेंगे, इसकी वैल्यू 0 होती है अगर z पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है, इसकी वैल्यू पाई बाई 2 होगी अगर ये पॉजिटिव y एक्सिस पे आता है, और इसकी वैल्यू पाई होगी अगर ये नेगेटिव y एक्सिस पे आता है, माइनस पाई बाई 2 होगी अगर ये नेगेटिव y एक्सिस पे आता है। तो इस तरीके से 4 केस क्वाड्रेंट के लिए, 4 केसेस एक्सिस के लिए। एक बार फिर से मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूं यहाँ पे और डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट करता हूं। तो ये मैंने एक बना दिया है, ये आपकी रियल एक्सिस हो गई जिसको एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस हो गई, इसको वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं, इधर वाई डैश, और ये हो गया आपका एक्स डैश। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा ये 2 प्लस 3 आयोटा टाइप का मिलेगा। तो ये हो गया 2 प्लस 3 आयोटा। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको मिलेगा -2 प्लस 3 आयोटा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर -2 माइनस 3 आयोटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 2 माइनस 3 आयोटा। इस तरीके से मैंने ये चारों केसेस दिखा दिए हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आपको इस तरीके से मिलेगा 2, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आपको मिलेगा 3,
कॉल इट एज 3, नेगेटिव वाई एक्सिस पे आपको मिलेगा -2, -3 इस तरीके के नंबर, और नेगेटिव वाई एक्सिस पे आपको मिलेंगे -3। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेंगे, इस तरीके से प्लॉटिंग होगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की किसी भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में या अर्गेन डायग्राम में। अब इतना जान लेने के बाद हम अब तैयार होते हैं अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, जिसको हम अगले लेक्चर में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर मॉड्यूलस बताया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बताया है और पोलार फॉर्म लिखना बताया है, वो आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं यहाँ पे पोलार फॉर्म को लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। पोलार फॉर्म क्या होता है? पोलार फॉर्म z इज इक्वल टू r, हम मॉड्यूलस तो हम निकाल ही चुके हैं, r लिख दिया मैंने, और जो भी यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें मिली है उसको हमें कोई सिंप्लीफाई नहीं करना है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो हमने लिख दिया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बस इस फॉर्मूले में r और थीटा की एज इट इज वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है जो हमें मिल चुकी है ऑलरेडी, तो ये आपका पोलार फॉर्म बन जाता है। तो इसके साथ ही हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा पढ़ाना आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इससे भी इम्पोर्टेंट जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। सो इसके साथ ही हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे।